नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के ऊपर एक और टॉपिक जो कि है बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट, उसके रिगार्डिंग आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के टॉपिक में हम कुछ जो बेसिक डिजाइन हम लोग का चाहिए होगा आरसीसी, हम लोग का जितने भी स्ट्रक्चर्स है आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे कि डिजाइन किया जाता है एक्चुअली। उसको हम लोग थोड़ा बहुत थोड़ा सा मतलब डिटेल में देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो डील्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट इन रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द एम ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन इज टू फुलफिल एडिक्वेट सेफ्टी एंड एडिक्वेट सर्विसिबिलिटी। हमारा मेन पर्पस क्या है आरसीसी स्ट्रक्चर कंक्रीट डिजाइन में, कि वो स्ट्रक्चर में जो भी हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से जो भी स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करते हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा कि उसमें हम एडिक्वेट सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी मतलब कितना स्ट्रेंथ ले सकता है वो स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, वो स्ट्रक्चर का थ्रू आउट इट्स लाइफ वो कितना इंटीग्रिटी है एक होके। मतलब ऐसा नहीं है कि बीम अलग कहीं चले जा रहा है या फिर कॉलम अलग कहीं चले जा रहा है, जोक्स अपार्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डिफरेंट 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 जो हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि बीम कॉलम, जिसके बारे में हम लोग फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ये सारे अलग अलग एक्ट हो, यानी लोड आ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो तब ये सारे जो भी एलिमेंट्स है हमारे स्ट्रक्चर में वो एकजुट होके वो लोड का क्या करे, रेजिस्ट कर पाए रोड लोड को, तो वो एकजुट होके अपनी जगह पे खड़े रह सके। सो दैट इज द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। फिर उसके बाद आता है एडिक्वेट सर्विसिबिलिटी। एडिक्वेट सर्विसिबिलिटी यानी क्या है? चूंकि है उसका ड्यूरेबिलिटी, स्टिफनेस, मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर में कोई भी अगर डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर है तो क्या वो हमको देखने में अच्छा लगेगा? आपको देखने में अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली देखने में अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी अगर डिफ्लेक्टेड मुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर है या फिर है ना वो अपने शेप से डिफ्लेक्टेड है, तो हमारा स्ट्रक्चर थ्रू आउट लाइफ जितना हो सके वो एज इट इज अपने शेप में मेंटेन रहे। सो दैट इज द सर्विसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमी। ओके, सो ये सारे मेन हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन का पर्पस होना चाहिए, सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी। अच्छा, उसके बाद हो गया सेफ्टी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि कलेप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज लो अंडर एक्सपेक्टेड लोड्स। चूंकि है हमारा सर्विस लोड, सर्विस लोड यानी क्या है? जो लोड हमारा आने वाला है स्ट्रक्चर पे। जैसे कि अगर एक स्ट्रक्चर को हम तैयार करते हैं तो उसमें जितने भी लोड्स आ रहे हैं, फर्नीचर के लोड्स, हमारा खुद का एक सेल्फ वेट होता है, वो सारे लोड्स, तो जितने भी सर्विस लोड आने वाले हैं स्ट्रक्चर पे, सो वो होता है एक्सपेक्टेड लोड्स। एंड एबनॉर्मल बट प्रोबेबल ओवरलोड्स, ओवरलोड्स भी आ सकता है स्ट्रक्चर में। जैसे कि ओवरलोड किसकी वजह से? अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई विंड लोड आ गया, ठीक है? तो उस वजह से भी वो तो प्रोबेबल है, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर में ऐसा तो नहीं है कि विंड लोड या फिर अर्थक्वेक हर एक दिन आ रहा है, बट हमारा लोड, फर्नीचर का लोड, वो थ्रू आउट स्ट्रक्चर पे रहता ही है। तो वो है एक्सपेक्टेड लोड्स, कि ये हाँ आ सकता है, ये फिर आएगा ही। फर्नीचर्स हो गए या फिर हम लोग के खुद के सेल्फ वेट लोड्स। बट ये जो प्रोबेबल लोड्स है, ये सारा जब लोड्स आएगा स्ट्रक्चर पे, तो वो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो? सेफ हो, कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? उस समय लो होता है, लो होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर फिर क्या होगा? सेफ स्ट्रक्चर होगा। मतलब उस स्ट्रक्चर पे, उस आरसीसी स्ट्रक्चर को हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं, या फिर वो अच्छा स्ट्रक्चर है इन पॉइंट ऑफ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। collapse may occur due to various possibilities such as exceeding the load bearing capacity। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है वो अगर एक्सीड कर गया परमिसिबल लोड से, तो हमारा स्ट्रक्चर तब कोलैप्स कर जाएगा, फेल कर जाएगा। या फिर ओवर टर्निंग के वजह से स्ट्रक्चर स्लाइड हो गया, बकल हो गया, किसी कारणवश उसमें ओवर टर्निंग आ गया, ये सब के वजह से भी स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। नेक्स्ट आ गया सर्विसिबिलिटी।
सर्विसिबिलिटी यानी satisfactory performance throughout the life of the structure under service load without discomfort to the user, यानी due to excessive deflection या फिर cracking। मैंने अभी बोला कि अगर डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर है, कोई डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर है, अगर सीढ़ी है वो सीधा ना होके मुड़ा हुआ कोई सीढ़ी है, तो आप लोग वहां से चलोगे? ऑब्वियसली हमको उसमें से चलने में डर लगेगा। सो चूंकि हमारे स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो, क्रैकिंग ना हो, अगर वैसे ही स्ट्रक्चर में अगर क्रैक होगा तो उस जगह से हम लोग को चलने में भी दिक्कत होगा या फिर हम लोग को डर लगेगा। वी विल नॉट फील सेफ ना, हम लोग को लगेगा कि अभी स्ट्रक्चर टूट जाएगा, हमको कुछ नुकसान हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर सर्विसेबल भी होना चाहिए, डिफ्लेक्शन, क्रैक वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अदर कंसिडरेशन लाइक इम्परमेबिलिटी नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर में, अकाउस्टिक होना चाहिए, ज्यादा साउंड नहीं आना चाहिए स्ट्रक्चर में। फिर थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए, थर्मल इंसुलेशन, आग वगैरह नहीं लगनी चाहिए ना स्ट्रक्चर में। सो आग से फायर रेजिस्टेंस हो। सो ये सारे कुछ सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी है जो कि हम जब स्ट्रक्चरल को डिजाइन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जब डिजाइन करेंगे तो ये दो पॉइंट को हमको देखना पड़ेगा। सो अ डिजाइन दैट एडिक्वेटली सेटिस्फाइड द सेफ्टी रिक्वायरमेंट डिड नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर में सेफ्टी हो वो स्ट्रक्चर सर्विसेबल भी हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं इसको। जैसे कि अगर थिन मतलब पतला कोई रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब है, उसमें अगर लोड आ जा रहा है, मेड सेफ अगेंस्ट कोलैप्स। क्यों? क्योंकि लोड ले लेगा, क्योंकि उसमें रेनफोर्स बार्स का यूज हुआ है। तो हम बार्स जानते हैं कि वो गुड इन कंप्रेशन और टेंशन होने के वजह से, हम लोग का जो स्टील बार्स होता है, हम देखे थे एक वीडियो में ना, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक मटेरियल्स जब डिस्कस कर रहे थे आरसीसी का, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि स्टील इज गुड इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। तो हमारा जब मजबूत हम लोग जब रेनफोर्समेंट यूज करेंगे तो इजीली स्ट्रक्चर पे जो लोड आएगा, अगर थिन है हमारा स्ट्रक्चर, फिर भी वो लोड को ले सकता है, क्योंकि रेनफोर्समेंट बार्स को हम यूज किए हैं। लेकिन चूंकि हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही थिन है, यहाँ लिखा हुआ है पहले ही, थिन रेनफोर्स स्ट्रक्चर, टू थिन होने की वजह से उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आ सकते हैं, क्रैक विड्स आ सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, अगर डिफ्लेक्शन या फिर क्रैक आ गया तो फिर जो रेनफोर्समेंट हमने यूज किया है उसका स्ट्रक्चर जो होगा एक्सपोज टू एयर हो जाएगा, क्योंकि रेनफोर्समेंट के ऊपर जो कंक्रीट वगैरह थी उसमें क्रैक आने जाने की वजह से रेनफोर्समेंट अब ओपन टू एयर हो गया, एटमोस्फेयर हो गया, तो उसमें करोशन होने की चांसेस हो जाएगी। तो हमारा स्ट्रक्चर फिर सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्लेक्शन क्रैकिंग आ जाने की वजह से वो अनसर्विसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से हम लोग यूज नहीं कर सकते। बट वो कलेप्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ है, क्योंकि वो लोड तो इजीली बियर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आता है कुछ डिजाइन फिलोसफी। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, आरसीसी को डिजाइन करेंगे, इसके लिए कुछ मेथड चाहिए, कुछ फिलोसफीज दिए हैं। क्या क्या फिलोसफी है? ओवर द इयर्स वेरियस डिजाइन फिलोसफीज हैव इवॉल्व, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हमारा डिफरेंट फिलोसफी आया है। जैसे कि डिजाइन फिलोसफी कुछ फ्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे कुछ फिलोसफीज आए। जैसे कि एक एक आ गया उसमें से वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसका की शॉर्ट फॉर्म हम जानते हैं WSM। चूंकि ये लगभग 100 इयर्स पहले इसका इन्वेंट हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और किसके ऊपर बेस्ड है? लीनियर इलास्टिक थ्योरी। ये सारे जो पॉइंट्स है जो कि हाईलाइटेड है येलो और ब्लू कलर में, ये सारे आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा बार बार, जिससे कि आप लोग को ये रिकॉल हो, जिससे कि आप लोग जब एग्जाम में जाए ये एमसीक्यू रिलेटेड ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये डायरेक्ट आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है इससे, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सको विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अगर आप चाहो तो नोट लिख सकते हो, और मैं इस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। तो उससे आप टेलीग्राम चैनल में जाके आप इजीली इसका पीपीटी भी अवेलेबल मतलब इससे अवेल कर सकते हो। सो अब अनदर वन क्या होता है? अल्टीमेट लोड मेथड, यूएलएम इसका शॉर्ट फॉर्म। ये करीब 1950s के अराउंड इसका इन्वेंट हुआ था। ये स्ट्रेंथ ऑफ बेस्ड किसके पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट एट अल्टीमेट लोड। ये अल्टीमेट लोड के ऊपर बेस्ड होता है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर, वर्किंग लोड के ऊपर, ठीक है। और ये अल्टीमेट लोड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस ऊपर बेस्ड होता है? वर्किंग लोड या फिर जो सर्विस लोड है जो आने वाला है, अलाउबल सर्विस लोड।
और ये अल्टीमेट लोड के ऊपर बेस्ड होता है। अल्टीमेट लोड मेथड इट इवॉल्व्ड एंड ग्रेजुअली गेन्ड एक्सेप्टेंस। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव टू डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम के अल्टरनेटिव आया। ऑब्वियसली एक मेथड आता है, दूसरे मेथड का कुछ ड्रॉबैक आता है, उसके लिए तो एक मेथड आता है ना, दूसरा मेथड आता है। तो यूएसएम का इन्वेंट ही हुआ, डब्ल्यूएसएम का कुछ ड्रॉबैक था। तो अल्टरनेटिव टू डब्ल्यूएसएम इन एसीआई कोड, एसीआई कोड मतलब यूएसए में जब अमेरिका में इसका इन्वेंट हुआ 1956 में, ब्रिटिश कोड में 1957 में आया, और हमारा इंडियन कोड ने इसको एक्सेप्ट किया आईएस 26 1964 में, ईओएलएम। ओके। फिर फिलोसफी बेस्ड ऑन थ्योरी दैट वेरियस अनसर्टेनिटीज इसमें रहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला ना कि कुछ ये जो जितने भी डिजाइन मेथड है, ये डब्ल्यूएसएम, यूएलएम और एक मेथड अभी आएगा, सो ये सारे एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस के बेसिस में ही हम लोग डिजाइन करते हैं। जो भी डिजाइन किया जाता है, आप हाईवे में ले लो या फिर जो भी जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स ले लो, जितने भी जब हम लोग जो भी इरिगेशन ले लो, जो भी हम लोग मेथड का डेरिवेशन करते हैं या फिर कुछ डिजाइन मेथड होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमको एजम्पशंस लेने ही पड़ते हैं। तो एजम्पशंस लेने की वजह से वहां पे कुछ ड्रॉबैक आ जाते हैं या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, है ना, कुछ अनसर्टेनिटीज जनरेट होते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये सारे एजम्पशंस होने की वजह से ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी आ गया, इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी आ गया ना, एजम्पशन, हमने ऐसा एजम्पशन कर लिया, मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी, हाँ ये हो भी सकता है एजम्पशन, ना भी हो सकता है, क्योंकि हमने अज्यूम ही ऐसा किया, क्योंकि हम लोग ना एज़्यूम कर रहे हैं। अब एज़म्पशन ऐसा तो नहीं है कि 100% करेक्ट हो, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक हो जाता है। तो वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई फिर। सो द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द डिजाइन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी of failure, such probabilistic method came to be known as reality-based methods. In order to gain code acceptance, the probabilistic reality-based approach had to be simplified and reduced to a deterministic format. अब ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को हम लोग ये एजम्पशन मेथड की वजह से प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ज्यादा हो गया इसमें, इसको थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच में लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें मल्टीपल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स इंक्लूड कर दिया रादर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड होने की वजह से ये जो डब्ल्यूएसएम का ड्रॉबैक था या फिर यूएलएम का ड्रॉबैक था, ये अब नेक्स्ट मेथड आ गया, जो कि यूरोपियन कमिटी फॉर कंक्रीट, ये फर्स्ट इन्होंने दिया था, या फिर और इंटरनेशनल फेडरेशन इन्होंने मिलके दिया था, लिमिट स्टेट मेथड। तो ये सारे डब्ल्यूएसएम एंड यूएलएम का ड्रॉबैक को ये बहुत हद तक दूर करता है, रियलिटी बेस्ड अप्रोच लाता है। ये क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियलिटी सेफ्टी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। हम लोग जो लोड निकालते हैं, जितने भी लोड कैलकुलेट करते हैं जो कि स्ट्रक्चर पे आने वाला है, उसमें हम लोग एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको समझाती हूँ, अगर सोचिए हमने कैलकुलेट किया कि अगर स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 100 किलो न्यूटन लोड ले सकते हैं, तो अगर अब हम इसमें पार्शियलिटी फैक्टर 2 को इंक्लूड करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, ये स्ट्रक्चर सिर्फ 50 किलो न्यूटन ही लोड ले सकता है। तो अब हमारे पास जो अलग से 50 किलो न्यूटन, पर स्ट्रक्चर तो 100 किलो न्यूटन लोड ले सकता था। तो अगर हमारा 50 के जगह कभी स्ट्रक्चर पे ये जो प्रोबेबिलिटी लोड है, जैसे कि अर्थक्वेक विंड लोड, अगर एक्स्ट्रा लोड आ गया, 50 के जगह 60 आ गया या फिर 70 किलो न्यूटन लोड आ गया, तो तब हमारा स्ट्रक्चर इसको रेजिस्ट कर पाएगा, है ना? वो सेफ रहेगा, वो फेल नहीं करेगा। तो तब क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर को सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग रखने के लिए हमने क्या किया, पार्शियलिटी सेफ्टी फैक्टर लाया। इस वजह से क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो गया, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में इन्होंने इंक्लूड किया। अब ये लिमिट स्टेट मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश कोड, इसमें कितने में आया, इंडियन कोड 1978 में, और यूएस में एसीआई लिमिट स्टेट वाज इंक्लूड। अब नेक्स्ट आता है हमारा, पास्ट सेवरल डिकेड्स से विटनेस एवोल्यूशन इन डिजाइन फिलोसफी, ट्रेडिशनल वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, फिर उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड, अब मॉडर्न लिमिट स्टेट मेथड, जो कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ मेथड होने की वजह से रियलिस्टिक रियलिटी बेस्ड है और वो ज्यादा लोड ले सकता है। अब हम लोग एक एक करके मेथड को देखते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसमें हम लोग अलाउबल स्ट्रेसेस का इंक्लूड करते हैं। ये एक लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे पहले ही देख चुके हैं हम लोग, लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है।
है। अब इसमें द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू द परमिसिबल स्ट्रेस इज ऑफन रिफर्ड टू एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू द परमिसिबल स्ट्रेसेस को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंट होता है, हाँ, वो लिमिट स्टेट मेथड में इंक्लूड किया गया है। मैंने जो अभी बोला कि 100 है, उसको हम लोग 50 करते हैं पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर 2 अप्लाई करने के बाद। मैंने फॉर एग्जांपल समझाया कि कैसे, ऐसा नहीं है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम 2 हर जगह अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कितना स्टील में कितना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करेंगे और कंक्रीट में। So, the stresses in concrete and steel are assumed to be linearly related. इस वजह से linearly related होने की वजह से इनका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मॉड्यूलर रेशियो आया m, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन with a proportionality constant, that is modular ratio, defined as the ratio of modulus of elasticity to steel to that of concrete. नेक्स्ट, मेन assumption क्या है? लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, वो हम देख चुके हैं और ये वर्किंग लोड्स पे बेस्ड है। मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। अब देखिए, द मेन assumption of linear elasticity that the stress under working load can be kept within the permissible stress are not found to be realistic। ये रियलिस्टिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रीप और श्रिंकेज का भी इफेक्ट आता है, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसमें कैलकुलेट। क्रीप माने क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। जब हम लोग कंक्रीट का आरसीसी कंक्रीट स्टील का एक स्ट्रक्चर बनता है, तो कंक्रीट इनिशियली 7 डेज 28 डेज में तो एक स्ट्रेंथ गेन करता है, कुछ डिफ्लेक्शन होता है। बट अब हम अगर 10 साल बाद 5 साल बाद उसका स्ट्रेंथ देखेंगे, तो देखेंगे कि कंक्रीट में या फिर हमारे स्ट्रक्चर में कुछ डिफ्लेक्शन आया, तो उसको बोलते हैं कंक्रीट का कुछ क्रीप या फिर डिफ्लेक्शन। सो कंक्रीट के वजह से, तो ये क्रीप और श्रिंकेज, कंक्रीट का क्रीप होने की वजह से, कंक्रीट में डिफ्लेक्शन आने आने की वजह से, या फिर कंक्रीट का श्रिंक करने की वजह से, ये सारे डिफ्लेक्शन आने के चांसेस है लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इन्होंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कैलकुलेट नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग को सेफ साइड डिजाइन नहीं देता है। द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस मतलब एक अगर हम स्ट्रेस एक जगह पे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, तो उसका भी कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोग ऐसे जरूरी तो नहीं है ना कि बिल्डिंग के हर एक पॉइंट में इक्वल स्ट्रेस आने वाला है। किसी जगह ज्यादा स्ट्रेस, किसी जगह हमने ज्यादा भारी फर्नीचर रख दिया, किसी जगह हमने कम हल्का फर्नीचर रखा, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ सकता है, किसी जगह पे ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है। तो इसका भी मेंशन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं था। ठीक है। सो ऑल सच इफेक्ट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लोकल इंक्रीज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस। मतलब जितने भी, क्योंकि हमने इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं अप्लाई किया, तो इसमें जितने भी स्ट्रेसेस आते हैं अलाउबल स्ट्रेसेस से ज्यादा ही स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस आ जाने के चांसेस है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। सो मोस्ट स्ट्रक्चर डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड हैव बीन जनरली परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरी। पर अब तक के जितने भी स्ट्रक्चर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरीली हुआ है, क्यों? क्योंकि हम लोग को जो सेक्शंस है वो लार्ज सेक्शन देना पड़ता है। कंक्रीट और स्टील का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा लार्ज देना पड़ता है। तो क्या आप सोचिए ये इकोनॉमिकल है? ऑब्वियसली इकोनॉमिकल तो है नहीं, क्योंकि इसमें कंक्रीट ज्यादा लगेगा ना, स्ट्रक्चर हैवी होगा, तो ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर होगा तो भी उसमें फिर क्या प्रॉब्लम आने के चांसेस है? उसमें कंक्रीट ज्यादा लगने के चांसेस है, तो मतलब अननेसेसरली उसमें डेड लोड ज्यादा आएगा, है ना? तो लास्ट सेक्शन हमारा अनइकोनॉमिकल होता है। So it may be noted that although WSM superseded by limit state method, but still इंडिया में किसी किसी जगह WSM की जगह लिमिट स्टेट मेथड ही हम लोग बेसिकली डिजाइन के लिए यूज करते हैं। बट किसी किसी जगह अभी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ही यूज है, जैसे कि आरसी स्ट्रक्चर, जैसे कि वाटर टैंक्स में, आरसी ब्रिजेस में IRC 21 का यूज करते हैं, वाटर टैंक्स IS 3370, ये सारे चिमनीज में, ये सारे अभी तक के वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ही यूज करके हम लोग डिजाइन करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड का नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं ULM, दैट इज अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड 1950s के, ये इसको हम लोग एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हाईलाइटेड नहीं हुआ है, बट अब मैं ब्लू यहाँ पे मार्कर से आपको पॉइंट कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस मेथड इज आल्सो रेफर्ड टू एज लोड फैक्टर मेथड, अल्टीमेट स्टेट मेथड। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आल्सो नोन एज लोड फैक्टर मेथड और अल्टीमेट स्ट्रेट लोड फैक्टर मेथड। अच्छे 3 ऑप्शन दे देंगे, अल्टीमेट लोड मेथड, वर्किंग स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से अगर आंसर पता होगा तो ही आप टिक कर सकते हैं। सो इन दिस मेथड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग कोलैप्स इज एनालाइज्ड नॉन लीनियर। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर नॉन लीनियर लेते हैं। चलो ये बात तो सही है, ऐसा तो नहीं है स्ट्रेस जितना बढ़ेगा स्ट्रेन भी उतनी ही स्पीड में बढ़ेगी।
तो ये तो नॉन लीनियर ही होता है, जो कि वर्किंग स्ट्रेट मेथड में लीनियर assumption किया था, मॉड्यूलर रेशियो। सो कांसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर रेशियो इज एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स एज अवॉइडेड एंटायरली इन दिस मेथड। तो पिछले में मॉड्यूलर रेशियो आया था क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मॉड्यूलर रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कांस्टेंट हटाने के लिए, बट यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो का इसीलिए यूज ही नहीं हुआ है। सो सेफ्टी मेजर इन द डिजाइन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अप्रोप्रिएट लोड फैक्टर। इसमें लोड फैक्टर, पार्शियलिटी सेफ्टी फैक्टर नहीं, लोड फैक्टर का यूज हुआ है, सेफ्टी फैक्टर। सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड डिजाइन लोड टू द वर्किंग लोड। ठीक है, इसमें अल्टीमेट लोड टू वर्किंग लोड होता है लोड फैक्टर, इसको हम लोग लोड फैक्टर बोलते हैं। और चलिए आगे का देख लेते हैं। और इसमें होता है हाँ, इसमें होता है ये जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस टू स्टील। अच्छा, अब चलिए ये ये हो गया। अब नेक्स्ट होता है दिस मेथड रिजल्ट इन मोर स्लेंडर सेक्शन। इसमें और डब्ल्यूएसएम से छोटा सेक्शंस मिल जाता है, तो ये मोर इकोनॉमिकल हो गया डब्ल्यूएसएम के कंपेयर में। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्सिंग स्टील यूज किया जाता है, जो हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्सिंग स्टील यूज करने की वजह से कंक्रीट इसमें कम यूज होता है, तो इकोनॉमिकल भी हो जाता है। So, however, satisfactory strength performance at ultimate loads does not guarantee satisfactory serviceability। इसमें सर्विसिबिलिटी एक इश्यू हो जाता है। इसमें सर्विसिबिलिटी ठीक-ठाक प्रोवाइड नहीं होता, इसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आने के चांसेस होता है, चूँकि अल्टीमेट लोड के बेसिस में हम डिसाइड करते हैं, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन क्रैक विथ आने के चांसेस है। और ये नॉन लीनियर लिमिट इलास्टिक थ्योरी पे तो बेस्ड है, ये हमने देख चुके हैं। And this is clearly error। क्यों? क्योंकि commonly the distribution of stress result at ultimate load पे ultimate load की maximum कितना लोड आ सकता है स्ट्रक्चर में, बट हम लोग मैक्सिमम तो स्ट्रक्चर में कितना लोड आ सकता है ये कभी हम लोग बोल नहीं सकते एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोबेबिलिस्टिक लोड फैक्टर आ जाता है ना, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड। तो अगर अल्टीमेट लोड हम ऐसे सजेस्ट करते कि अल्टीमेट लोड पे हम लोग डिजाइन कर दे, चलिए कि स्ट्रक्चर में कभी 200 किलो न्यूटन से ज्यादा आएगा ही नहीं, बट कभी अगर 201 आ गए तब तो तुरंत वो स्ट्रक्चर कंक्रीट होने की वजह से ब्रिटल हो जाएगा, तुरंत फेल कर जाएगा। तो इसीलिए अल्टीमेट लोड मेथड का ये एक ड्रॉबैक है। सो कॉमनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस अल्टीमेट लोड के बेसिस पे है। तो इसमें एक चूंकि एक ड्रॉबैक होने की वजह से इसमें मतलब इसमें फेलर होने के चांसेस ज्यादा है। एज द लोडिंग इज इंक्रीज फ्रॉम सर्विस लोड टू अल्टीमेट लोड, there is significant resulted in stress redistribution of stress resultant takes place as the loading is increased from service load to ultimate load। next, अब आता है लिमिट स्टेट मेथड जो कि नाउअडेज यूज होता है, ये मैक्सिमम अभी यूज होता है। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है देख लेते हैं। इट इज डेफिनेटली एडवांसमेंट ओवर ट्रेडिशनल मेथड जो कि है डब्ल्यूएसएम, ये यूएलएम से भी बेटर है, based on service load alone, and unlike ULM which based on calculation on ultimate load alone, LSM aims दोनों पे बेस्ड है। ये सर्विस लोड, अल्टीमेट लोड, सब लोड पे बेस करके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें अप्लाई करके हम लोग एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड का यूज कर सकते हैं। और इसमें चूंकि मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड होता है, मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर, इसलिए ये एडिक्वेट सेफ्टी और एट द सेम टाइम एडिक्वेट सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर सिलेक्शन ऑफ वेरियस मल्टीपल इज सपोज टू हैव साउंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग डिफरेंट लोड के लिए डिफरेंट मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर यूज कर सकते हैं। सेपरेट मल्टीपल से मतलब डिफरेंट, अगर लोड किसी एक स्ट्रक्चर का बीम पे अगर 10 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, दूसरे बगल वाले रूम में 20 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो डिफरेंट लोड के वजह से रेस्पेक्ट ऑफ एक ही स्ट्रक्चर पे डिफरेंट लोड आ रहा है, तो डिफरेंट लोड के लिए हम लोग डिफरेंट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज कर सकते हैं। अनलाइक डब्ल्यूएसएम में जैसे कि क्या है, सिर्फ एक ही सर्विस लोड का थ्रू आउट यूज करना पड़ता था, या फिर यूएलएम में भी अल्टीमेट लोड का यूज करना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट लोड और डिफरेंट उसका डिफरेंट लोड के अगेंस्ट डिफरेंट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट इसलिए एक न्यू पैराडिग्म लाया, एक मॉडर्न फिलोसफी लाया। अब इसके बाद ये लिमिट स्टेट होता क्या है? लिमिट स्टेट क्या होता है? इट इज एन इम्पेंडिंग फेलियर बियॉन्ड विच अ स्ट्रक्चर सीजेस टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन। लिमिट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आइदर सेफ्टी, मतलब लिमिट, ये लिमिट में आ गया, इसके बियॉन्ड अब वो स्ट्रक्चर या तो कोलैप्स करेगा या तो फिर अनसर्विसेबल हो जाएगा, इसके बियॉन्ड और वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो टू टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट क्या होता है? एक अल्टीमेट लिमिट स्टेट विच डील विद स्ट्रेंथ, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, ये सारे
स्ट्रक्चर का, और एक होता है सर्विसिबिलिटी, जो कि मैंने आगे ही पहले ही डिस्कस कर दिया है, चूंकि एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, ये सारे से रिलेटेड। तो ये अल्टीमेट, ठीक है, सॉरी, ये है लिमिट स्टेट मेथड। सो लिमिट स्टेट मेथड ही नॉवडेज यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, इसमें आ रहा है लोड, इसमें लोड आने की वजह से दो प्रोबेबिलिटी है, एक है सेफ्टी, हमने अभी तक के पढ़ा सेफ्टी, और एक है मतलब सेफ्टी मतलब कोलैप्स पॉइंट ऑफ व्यू, और एक है सर्विसिबिलिटी, ठीक है। सो लोड आने की वजह से यहाँ पे आ गया कोलैप्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोलैप्स माने ये स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर, ये लोड जितना आया, फिर ये स्ट्रक्चर पे डिफ्लेक्ट हुआ, ये फिर डिवाइड हो गया, या फिर ये सारे स्ट्रक्चर क्या पार्ट पार्ट में सेपरेट हो गए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, है ना। स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होने के बाद पार्ट पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेल कर गया, मतलब इसमें जितना अलाउबल स्ट्रेस आना था उससे ज्यादा आ गया, तो ये हो गया फेलियर ड्यू टू कोलैप्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया ड्यू टू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी क्या है, यहाँ पे लोड आ रहा था, हमारा स्ट्रक्चर पहले इतना था, आप ये लाइन फॉलो कर सकते हैं, ये था ओरिजिनल लाइन, अब उससे डिफ्लेक्टेड हो गया स्ट्रक्चर। अब डिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि पूरा ही थ्रू आउट प्लेन होगा, ऐसे हम लोग बेंडिंग डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, था बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन भी हो सकता था, ठीक है, मैंने सिर्फ ऐसे अभी दिखाया कि डिफ्लेक्शन हो गया स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आ गया हमारा क्रैक विड्थ, ये ड्यू टू सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्ट्रक्चर पे लोड ज्यादा आने से यहाँ पे क्रैक भी जनरेट हो सकता है ना। डिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी, और एक सर्विसिबिलिटी का टर्म से रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी वो इट इज रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन, और क्रैक इट इज रिलेटेड टू डक्टिलिटी, ओके। तो अब हमको समझ में आ गया कि कोलैप्स किसके वजह से होगा, एक होता है स्ट्रक्चर किसके वजह से होगा, फिर एक होता है कोलैप्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू विद इन परमिसिबल लिमिट, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, और एक होता है सर्विसिबिलिटी, ये क्रैक और डिफ्लेक्शन की वजह से, एंड दिस शुड बी विद इन परमिसिबल डिफ्लेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये हो गया हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये हो गया हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये दोनों की वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, हमारा डिजाइन कॉन्सेप्ट देखा, क्योंकि उसमें हम लोग 3 कॉन्सेप्ट देखे, WSM दैट इज वर्किंग स्टेट मेथड, लीनियर इलास्टिक के ऊपर बेस्ड है। फिर हमने अल्टीमेट स्टेट देखा, लोड फैक्टर मेथड भी बोला जाता है इसको, अल्टीमेट लोड यूएलएम अल्टीमेट लोड मेथड, और एक होता है एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड नाउअडेज यूज है, बट स्टिल किसी किसी जगह जैसे कि चिमनी हो गया, वाटर टैंक हो गया, उसमें अभी भी वर्किंग स्टेट मेथड का यूज करते हैं। वर्किंग स्टेट मेथड में एक ड्रॉबैक है, उसमें लार्ज सेक्शंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा अनइकोनॉमिकल बन जाता है, और अल्टीमेट में क्या ड्रॉबैक है, इसमें अल्टीमेट लोड का ही यूज किया जाता है स्ट्रक्चर के निकालने के लिए, डिफरेंट लोड, सर्विस लोड, या फिर और कोई लोड अलाउबल लोड का हम लोग इसमें जिक्र नहीं किया गया है, इसका हम लोग कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। बट लिमिट स्टेट में अल्टीमेट लोड, सर्विस लोड हर एक के लिए कैलकुलेशन है, और इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वजह से हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी हो जाता है, स्मॉलर स्ट्रक्चर भी होता है, और ये सेफ भी होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस है आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू। और ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना पीपीटी बनाती हूँ। थैंक यू डियर ऑल, एंड वेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।